हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज जो मेरा टॉपिक है वो है ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न बाय जॉन कीट्स। कीट्स को पढ़ते हैं जी आज हम। ग्रेशियन अर्न, इसका मतलब है कि ग्रीस की अर्न, यानी कि ग्रीक, यूनान, वहाँ की अर्न। अर्न क्या होता है? अर्न कहते हैं उस वॉस को जिसमें इंसान के मरने के बाद या उसके जलाने के बाद उसकी राख रखी जाती है, उसकी एशेज रखी जाती हैं। कीट्स यहाँ एक बहुत ही एंटीक, बहुत ही डिफरेंट किस्म की बात को इमेजिन कर रहा है कि आजकल की जो अर्न है और जो पुरानी अर्न्स हैं उनमें फ़र्क सिर्फ ये है कि पुरानी जो है उस पर आर्ट होता है, मुख्तलिफ़ किस्म का आर्ट जो मुख्तलिफ़ कल्चर को डिपिक्ट करता है, जबकि आज की जो अर्न्स हैं वो सिंपल हैं। तो वो अर्न को एड्रेस करता है, कहता है कि तुम खामोशी की एक कुंवारी यानी वर्जन दुल्हन हो, यानी कि वो दुल्हन है तो खामोशी की, लेकिन उसका अभी खामोशी से राब्ता नहीं हुआ, उसका इंटरेक्शन नहीं हुआ। शी इज़ एसोसिएटेड विद साइलेंस बट शी इज़ नॉट क्वाइट। इसका मतलब ये है कि वो अर्न है तो एंटीक, पर अभी भी उसको इमेजिन करके देख कर ऐसा लगता है कि वो नई है, कल की है, क्योंकि उसका आर्ट अभी जिंदा है और वो उसके कल्चर के बारे में बता रहा है। फिर कीट्स कहता है कि तुम साइलेंस और स्लो टाइम की एक लेप पालक बेटी हो, यानी कि तुम पुरानी सिविलाइज्ड बेटी हो लेकिन ले पालक हो। अब ले पालक क्या होता है? फोस्टर चाइल्ड का वर्ड यूज किया है यहाँ पे कीट्स ने। फोस्टर चाइल्ड यानी कि ये उर्दू में इसका एग्जैक्ट मतलब नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा उसका मतलब जो है हम डिफरेंट ले सकते हैं, वो फोस्टर से थोड़ा डिफरेंट। फोस्टर चाइल्ड क्या होता है? वो होता है जिसे आप अगर अपना घर जिधर से उसे अडॉप्ट किया गया हो वो पसंद ना हो तो वो फोस्टर चाइल्ड केयर सर्विस से कांटेक्ट करके फोस्टर पेरेंट्स बदल सकता है। एक तरफ से वो इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि वो अर्न है तो पुरानी लेकिन वो इंडिपेंडेंट है। उसका जो आर्ट है वो उसको वक्त की कैद से आज़ाद कर देता है, और अगर वो अर्न अभी भी एग्जिबिट कर जाए तो लोग उसको सराहेंगे, यानी कि अगर उसको एग्जीबिशन में रखा जाए तो लोग बहुत अप्रिशिएट करेंगे उसको, उसे पुराना कहकर रिजेक्ट नहीं करेंगे। लाइन नंबर 3 और 4 में कहता है कीट्स के इस अर्न को सिल्वन हिस्टोरियन कहता है वो, मतलब कि जंगली लोगों का हिस्टोरियन, उसकी हिस्ट्री सुनाने वाला। कीट्स कहता है कि हम पोइट्स हैं और हमें अल्फाज और रिदम वगैरह की ज़रूरत होती है। एक कहानी सुनाने के लिए, कोई भी अपनी टेल सुनाने के लिए, कुछ भी स्टोरी सुनाने के लिए हमें हमेशा से रिदम की, हमें वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमने सही डिस्क्रिप्शन बतानी होती है। हम चीज़ को, सीन को सही हमें विजुलाइज करना पड़ता है ताकि लोग इस कहानी को हमारी शायरी में, हमारे अल्फाज में देखें। फिर भी हम अच्छे स्टोरी टेलर नहीं हैं। एक अर्न के ऊपर सिंपल सा आर्ट ही क्यों ना हो, इट स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट इट्स पीपल, इट स्पीक वॉल्यूम अबाउट इट्स कल्चर। एक छोटे से पीस ऑफ आर्ट से भी अर्न इतनी खूबसूरत कहानी सुना देती है जो हमारी शायरी से बेहतर होती है। यानी कि वहाँ उसकी जो उसके ऊपर ड्राइंग बनी हुई है, जो पेंटिंग है, उसको देख के आप हज़ारों कहानियाँ बुन सकते हो, उसकी बंदा खो जाता है उसकी कहानी में। मतलब कि दैट इज़ मोर देन द राइटर्स राइटिंग। जो भी राइटर लिखता है, कहानी लिखता है या सुनाता है, वो लिखा हुआ जो होता है वो उस बनी हुई तस्वीर से कम होता है उसकी अहमियत। लाइन नंबर 5 to 10 में कीट्स से हमें ये कहानी बता रहा है कि जो उसने अर्न की आर्ट से उसको पता चली है। पहले तो वो खुद से सवाल पूछता है कि ये जो आर्ट है ये किसके बारे में है? डेटीज, खुदाओं के बारे में है? मॉर्टल्स, ह्यूमंस के बारे में है? या फिर टेम्प, ग्रीस के एक शहर, उसकी वादियों का शहर, वादियों का है, वादियों के बारे मतलब टेम्प के बारे में है, यानी कि ग्रीस के उस शहर के बारे में है, या अर्कैडी की वादियों के बारे में है। अर्कैडी यानी कि जन्नत की वादियों के बारे में है। ये आदमी, ये गार्ड्स, ये कौन है? ये शर्मीली लड़कियां, ये कौन है? ये कैसा जुनून है? ये लड़कियां इन गॉड्स से, मॉर्टल्स से पीछे क्यों हटा देती हैं उनको? ये जो लड़कियां हैं ये इन गॉड्स को, इन मॉर्टल्स को क्यों हटा देती हैं? ये बांसुरी और ये ढोलक किसके हैं? ये सरकश सरमस्ती क्या है? इन लाइंस में कीट्स ने खुद ही जवाब दिया है कि ये कहानी किसके बारे में है। आर्केडी और टेम्प के जिक्र से पता चलता है कि ये कहानी ग्रीस की है, यानी कि यूनान के मुल्क की। कीट्स जो है वो
ग्रीक मिथोलॉजी की से बहुत रिलेटेड है, क्योंकि उसे आर्ट से पता चल रहा है कि सम मेन आर वूइंग वुमेन, दे आर ट्राइंग टू गेन देयर लव, बट वुमेन आर हेजिटेंट। औरतों को वो छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो औरतें हैं वो हेजिटेंट है, वो पीछे हट रही हैं, उनको पीछे हटा रही हैं। जैसे पुरानी खवातीन होती थी शर्मीली, वो औरतों को अपने पास बुलाने के लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ऑल्दो द एटमॉस्फेयर सीम्स रोमांटिक, इट्स नॉट कॉम। जो एटमॉस्फेयर है वो रोमांटिक फील हो रही है, लेकिन सुकून नहीं है, वहाँ पे टेंशन है। मेल्स और फीमेल्स के दरमियान में एक टेंशन है, रेफरिंग टू वाइल्ड एक्सटेसी, जो कि कीट्स ने वर्ड्स यूज़ किए हैं इस टेंशन को डिस्क्राइब करने के लिए। आमतौर पर इस टाइप का आर्ट आम है जिसमें दिखाया जाए कि मैन आर सीकिंग लव ऑफ वुमेन, पर कीट्स ने इसे स्पेसिफिकली ग्रीक की वादियों से और ग्रीक मिथोलॉजी से इसे इसलिए रिलेट किया है कि ग्रीक मिथोलॉजी में ही इस टाइप की स्टोरीज आम होती हैं कि गॉड्स हों या इंसान, वो शाय वुमेन को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। स्पेसिफिकली दे ट्राई टू मेक लव विद देम, और ये चीज़ एंशिएंट आर्ट से भी वाज़ेह होती है। सेकंड स्टैंजा ज़रा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कीट्स कहता है कि सॉन्ग्स होते तो मज़े के हैं, पर वो गीत जिन्हें सुन ही नहीं सकते, इमेजिनरी, वो ज़्यादा स्वीट होते हैं, क्योंकि वो हमें अपने कानों से नहीं, हम अपने दिल से सुनते हैं। दोज अनहर्ड मेलोडीज आर स्वीटर। फिर कीट्स इस अर्न के आर्ट में एक आदमी से मुखातिब होता है जो कि बांसुरी बजा रहा है। कीट्स से कहता है कि तुम बजाते रहो, लेकिन ये आवाज़ ना निकालना, मैं अपनी रूह से सुनना चाहता हूँ, कानों से नहीं। तुम्हारी मेलोडी एटर्नल है, because it's preserved in the form of art. It is playing and it will never stop. जिस दरख्त के नीचे बैठकर तुम गा रहे हो वो इटर्नल है, जब तक अर्न प्रिजर्व्ड है, इसका आर्ट प्रिजर्व्ड है, यानी वो म्यूजिशियन प्रिजर्व्ड है, उसकी मेलोडी प्रिजर्व्ड है, और जो कुछ इस अर्न के आर्ट में डिपिक्टेड है वो इटर्नल है। बोल्ड लवर, तुम कभी भी अपनी महबूबा को छू नहीं सकते। यू कैन चेज हर बट यू कैन नेवर टच हर, बट यू विल बी सेटिस्फाइड, क्योंकि तुम्हारी महबूबा हमेशा के लिए खूबसूरत रहेगी, तुम हमेशा इससे मोहब्बत करते रहोगे और वो कभी बूढ़ी नहीं होगी। यहाँ पर कीट्स थोड़ा फिलोसोफर हो गया है, थोड़ी फिलोसफिक साइकोलॉजिस्ट हो गया है। फिलोसफिक फैक्ट, साइकोलॉजिकल फैक्ट ये है कि दूर के डोल सुहाने, यानी कि जो चीज़ दूर है वो दूर से अच्छी लगती है। जब आप किसी चीज़ को पा लेते हैं तो वो चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन उसके बाद वो मुरझा जाती है। वो रोमांटिक पैशन जो है, वो अट्रैक्शन है, वो जो टेंशन है, वो दूर से ही होती है, वो जब पास आके वो धुंधली पड़ जाती है, फेड हो जाती है। जो सेटिस्फेक्शन इमेजिनरी लव से मिलता है वो एक्चुअल लव से नहीं मिलती, क्योंकि एक्चुअल लव कभी परफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हम इंसान हैं और हमारी एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा ही होती हैं। हमें अपना लवर ही क्यों ना मिल जाए, हम वक्त के साथ साथ बोर हो जाते हैं। कीट्स ने इमेजिनरी सॉन्ग्स का भी इसलिए जिक्र किया कि उसका गाना सुनने का दिल कर रहा था, पर उसे पता था कि असल में कोई गीत सुनेगा तो वो गीत ख़त्म हो जाएगा, वो इतना लंबा कभी भी नहीं हो सकता कि वो उसको सेटिस्फाइड कर सके। तो वो और गाना सुनेगा और गाना सुनेगा, यूँ वो क्या हो जाएगा, वो एडिक्ट हो जाएगा, पर उसे सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। क्योंकि जब वो इस अर्न के आर्ट में बांसुरी बजाते हुए आदमी को देखता है तो वो उसकी इमेजिनरी मेलोडीज सुनता है, क्योंकि वो पेंटेड है, उसे अर्न पे वो गाना बजाना कभी बंद नहीं करेगा। और कीट्स यही सोचकर सेटिस्फाइड रहेगा कि दिस पोएम इज अबाउट द ब्यूटी ऑफ आर्ट एंड आर्ट नेवर गेट्स ओल्ड। और अगर हमने किसी चीज़ को, किसी बंदे को जिंदा जावेद रखना है तो हमें उसकी पेंटिंग बनानी होती है, हम उसकी पेंटिंग बना के उसको हमेशा के लिए अमर कर देते हैं। तो ये था हमारा जॉन कीट्स ऑन द ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। अर्न में क्या चीज़ें हमारे पास जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो नोट कर लें आप, वो हैं टाइम एंड यूनिवर्सल, फिर है ह्यूमन रिलेशंस, अर्न एज अ वर्क ऑफ आर्ट, मैसेज, ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी, द पोइट रीडिंग द अर्न एज वी रीड हिज ओड, सेक्रीफाइस, सेंट्रल आइडिया क्या है इसका, सुपीरियोरिटी ऑफ आर्ट। और ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न के बारे में कहा गया है कि अ वर्क ऑफ आर्ट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी। आर्ट हैज एन एस्थेटिक फंक्शन, एस्थेटिक क्या होता है, लव ऑफ नेचर,
कुछ प्लेजेंट हो, आपकी सोच को, आपकी इमोशंस को जो चीज़ अच्छा लगे। आर्ट हैज़ अ moral function. Art provides comfort and solace to many generations. जो आर्ट है ये लिटरेचर का हिस्सा है, तो आर्ट आपको, आपकी जनरेशन को एक कंफर्ट पहुंचाता है, इसके बाद आपको इससे सुकून मिलता है। आप मोस्टली ऐसे लोग होते हैं जो हिस्टोरिकल चीज़ें जब हम देखते हैं तो हमें बड़ा एक मज़ा आता है उसको देख के, बड़ा इंटरेस्ट फील होता है। हम जैसे हम लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं तो हमें ये चीज़ ज़्यादा मज़े की लगती है। हम हिस्ट्री में जाते हैं, हिस्टोरिकल चीज़ें देखते हैं, एंटीक चीज़ें देखते हैं, तो हमें वो अट्रैक्ट करती हैं। कुछ भी एंटीक देख लें तो किड्स को भी वो अर्न देखने के बाद बड़ा अट्रैक्टिव वो फील हुआ और वो उसके अंदर खो जाता है। उसकी इमेजिनेशन पावर जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो उसके अंदर खो जाता है, उसके अनहर्ड मेलोडीज़ को सुनता है और उनको इमेजिन कर करके उसने फिर ये ओड लिखी। और ये था सारी उसकी ट्रांसलेशन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। काइंडली आप अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें मुझे, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।